Hello everyone, I am Ajit Mandal, Assistant Professor, Department of Commerce, एस कॉलेज देवघर। आज हम लोग सैम्पलिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक जो है जनरली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला हमारा है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक या रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग टेक्निक या सैम्पलिंग जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को जो सेलेक्ट होने का जो चांस होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। सपोज कि हमारे पास टोटल 100 यूनिट्स है किसी चीज़ के। मान लीजिए पॉपुलेशन हमारा है टोटल 100। कितना है? 100। अब इसमें से हम चाहते हैं 10 को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो 10 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अब एक एक मान लीजिए एक सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसमें से किसी भी हम एक को चुन सकते हैं, फिर एक को चुन सकते हैं, फिर एक को चुन सकते हैं। इस तरह करके हम 10 को चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जिसमें चांसेस जो होंगे, सेलेक्ट होने के जो चांसेस होंगे हर एक यूनिट का वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो यानी क्या है कि जो अभी 100 था उसमें से हर एक यूनिट को सेलेक्ट होने का चांस कितना था? इक्वल था। मतलब एक यूनिट का सिलेक्ट होने का चांस क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। यानी रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन के हर यूनिट को सेलेक्ट होने का जो चांसेस होता है वो इक्वल होता है। इसमें किसी प्रकार का बायसनेस नहीं होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड रेफर्स टू ए मेथड इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स। देखिए, पॉपुलेशन का दूसरा नाम यहाँ पे यूनिवर्स भी होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। पॉपुलेशन का दूसरा नाम यूनिवर्स होता है और पॉपुलेशन का मतलब होता है रिसर्च में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। तो क्या लिखा है कि इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यानी उस यूनिवर्स में, उस पॉपुलेशन में जितने भी टोटल पार्टिसिपेंट्स होंगे या रिस्पोंडेंट होंगे तो उनको जो सेलेक्ट होने का चांस होगा सबका इक्वल होगा। जैसे भी आप लोग को बताया मैंने कि टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स है तो एक का जो चांस होने का जो ये होगा, एक को सिलेक्ट होने का जो चांस होगा वो 1/100 होगा। अब दूसरा का भी क्या होगा? 1/100 ही होगा ना। तो सबका क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है ना। तो ये होता है रैंडम सैम्पलिंग। आगे देख लेते हैं इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसीलिए जाना जाता है इस नाम से क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है। ये किस थ्योरी पे बेस्ड है? रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये पॉपुलेशन को जो है ठीक तरह से, सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है, ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर पाता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग कहा जाता है। लेकिन रिप्रेजेंट तभी कर पाएगा जब सैंपल साइज हमारा बड़ा होगा। सैंपल साइज क्या होगा? बड़ा होगा, तब ये सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। इसलिए रैंडम सैम्पलिंग को क्या क्या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखा है, देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन रैंडम सैम्पलिंग। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस नहीं होता है इस सैम्पलिंग में, क्योंकि इसमें सबको इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका मेरिट्स, रैंडम सैम्पलिंग का क्या क्या मेरिट्स है। फर्स्ट मेरिट है नो पर्सनल बायसनेस। अभी आप लोगों को पहले मैंने बताया कि रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो बायसनेस होता है वो ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट पर्सनल बायसनेस नहीं होता है। और इसीलिए इसमें बोला सबको जो है
चांसेस क्या सेलेक्ट होने का वो इक्वल होता है। आगे बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए इसका और एक नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी है या रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीजिंगली सॉरी। तो जैसा बताया मैंने कि रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है कि ये जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे वो उतना ही अच्छे तरह से परफेक्ट तरीके से पॉपुलेशन को क्या कर पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा। यहाँ लिखा भी है एज द साइज ऑफ रैंडम सैंपल इंक्रीजेस, रैंडम सैंपल का साइज को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे क्या होगा, इट बिकम्स मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ये और उतनी अच्छे तरीके से पॉपुलेशन को क्या कर पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, लिखा है द एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड विथ द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर का मैग्नीट्यूड से हम एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे। डीमेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, अब इसका डीमेरिट्स क्या है कि नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल सैंपल्स। अभी आप लोग को मैंने पहले बताया कि सैंपल साइज को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वो उतना परफेक्ट तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बट अगर सैंपल साइज अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, छोटा होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉपुलेशन को परफेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे लिखा है डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम, लिखा है द सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम व्हिच मे बी डिफिकल्ट फॉर ए लार्ज और इन्फिनाइट पॉपुलेशन। अब क्या है, जब लार्ज पॉपुलेशन होगा या इन्फिनाइट पॉपुलेशन होगा उस कंडीशन में क्या सैम्पलिंग फ्रेम को प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है। चलिए आप लोग के लिए एक टास्क है, टास्क ये है कि आप लोगों को ये बताना है इन्फिनाइट सैंपल का एक एग्जाम्पल देना है, इन्फिनाइट सैंपल का एक एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, साथ में और कोई क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि आप लोग को ये बताना है कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले पॉपुलेशन के मीन को क्या कहा जाता है और सैंपल के मीन को क्या कहा जाता है, सैंपल को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट होता है स्मॉल यूनिट से क्या कहा जाता है। तो ये आप लोग का 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होगा, अगर आपको रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ गया होगा तो नॉन रैंडम समझने में एक जरा भी दिक्कत नहीं होने वाला। रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि हर यूनिट का, पॉपुलेशन का हर यूनिट का क्या था कि इक्वल चांस था, क्या था, इक्वल चांस था सेलेक्ट होने का। जैसे हमने बताया एग्जांपल लिया था 100 अगर पॉपुलेशन हमारा है 100, तो एक पर्सन को, एक यूनिट को जो सेलेक्ट होने का जो ये होगा चांस होगा दैट इज़ 1/100 होगा। बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है ये पर्सनल पे होता है कि मतलब हम किसको सेलेक्ट करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, जजमेंट पे डिपेंड करता है, उस इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे सैंपल का सिलेक्ट कर रहा है। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जिसमें ये पॉपुलेशन के सभी आइटम को जो सेलेक्ट होने का जो चांस होता है वो इक्वल नहीं होता है। देख लीजिए डेफिनेशन, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन व्हिच ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन, डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यानी इसमें क्या होता है कि सभी जो यूनिट्स होते हैं, आइटम्स का होते हैं, सबका इक्वल चांस नहीं होता सेलेक्ट होने का। आगे लिखा है इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट सैंपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस और हिज जजमेंट रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो सैंपल का सेलेक्ट करते हैं ना, वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट करते हैं, अपनी जजमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, ना कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोला जाता था रैंडम को, यहाँ पे क्या हो गया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। वहाँ पे था क्या, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग था, यहाँ पे क्या है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये सैंपल जो है पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं।
अब देख लेते हैं हम लोग डिफरेंसेस। क्या देखते हैं? डिफरेंसेस देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग अगर समझ में आ गया तो इसमें डिफरेंस करना कोई टफ काम नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले ही उसका डेफिनेशन बात किए थे कि इसमें जो होता है सभी आइटम्स को सिलेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होता है? इक्वल होता है। इसका डेफिनेशन है किसका? रैंडम सैम्पलिंग का। नॉन रैंडम में क्या था कि सभी आइटम का सेलेक्ट होने के जो चांसेस है वो इक्वल नहीं है, नहीं होता है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अल्टरनेटिवली नन एज, अब इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। अब नन रैंडम को क्या? नन प्रोबेबिलिटी और नन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। सिलेक्शन का बेसिस क्या होता है? तो रैंडम में रैंडमली होता है, यानी किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे दूसरा इसका एग्जांपल बोल सकते हैं लॉटरी मेथड, मतलब किसी को भी हम लोग बिना देखे बिना किसी प्रकार का बायसनेस के हम उसको सेलेक्ट करते हैं। और इसमें नॉन रैंडम में क्या होता है? ये आर्बिट्रेज होता है, अपनी इच्छा पे होता है कि हम किसको सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। अब इसमें क्या फिक्स्ड एंड नन है। इसमें जो सिलेक्शन जो होगा उसका जो अपॉर्चुनिटी बोला जाए वो क्या फिक्स और नन होता पता होता है। जैसे आप लोग को एग्जांपल में बताया कि जो 100 पॉपुलेशन था हमारा उसमें से सिलेक्ट करते हैं एक को तो 1/100 आता है। अगर आपको दूसरा एग्जांपल आपको बताएं तो जैसे जो डाइस होता है जिसमें टोटल 1 to 6 लिखे होते हैं। अब मान लीजिए 1 को सिलेक्ट करना है तो टोटल 6 है तो 1 को सिलेक्ट करने का जो चांसेस कितना होगा? 1/6 होगा। 2 को सिलेक्ट करने का चांसेस कितना होगा? वो 1/6 होगा। 3 को सिलेक्ट करने का चांसेस कितना होगा? 1/6 होगा। तो सब का जो चांसेस है वो क्या है? सिलेक्ट होने का चांसेस इक्वल है, 1/6 यानी इक्वल है। तो फिक्स्ड होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? फिक्स्ड और नन होता, पता होता पहले से, क्योंकि सबका क्या होगा? इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का। बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ये ऐसा नहीं होता, नॉट स्पेसिफाइड एंड अननोन होता है। वो हमें पता नहीं होता है इसका सिलेक्शन होने का चांसेस कितना है या कितना नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? इसमें किसी प्रकार का बायस्ड नहीं होता, बायसनेस नहीं होता है रैंडम सैम्पलिंग में। बट इसमें क्या होता है? नॉन रैंडम में बायसनेस होता है। ठीक है। लास्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट आर मोस्टली यूज्ड। इसमें जो टेस्ट यूज होते हैं रैंडम सैम्पलिंग के लिए वो कौन से टेस्ट यूज होते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में कौन से टेस्ट यूज होते हैं? जनरली वो होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जिसमें हमने रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा, साथ में इसका मेरिट भी देखा, डिमेरिट भी देखा और डिफरेंसेस भी हम लोगों ने जाना। तो ये था हमारा सैम्पलिंग का सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।